नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, एकदम आप प्रसन्नचित होंगे। ठीक, लगातार आप क्लासेस का लुत्फ उठा रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप एकदम निरोगी होंगे। ठीक है, आप सब एकदम प्रसन्नचित मुद्रा में रहेंगे। क्यों रहेंगे, उसके पीछे भी कारण है। सबसे पहले तो जो भी मेरे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथी हैं, ठीक है, उन सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ये भैया आपका चैनल है, इसलिए आप सभी यहां पर प्रसन्नचित्त मुद्रा में होकर के पढ़ेंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले मेरे साथ जुड़े हुए उन सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि हम रोज रात के 8 बजते ही सरल भूगोल चैनल पर भैया ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ये ज्योग्राफी हम चित्रात्मक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैप से ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 2024 की अपडेट ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं। ठीक, इसके अलावा पिछले 2-4 सालों में हर स्टेट की छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर के बड़ी से बड़ी टॉप, बिल्कुल टॉप एग्जाम तक हम क्या करते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भैया क्या करते हैं, मद्देनजर रखते हुए कैसे कैसे ज्योग्राफी का पैटर्न बदलता हुआ जा रहा है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस का ट्रेंड जो चेंज होता जा रहा है, उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर क्या आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त कर दो जो ये सोचते हैं कि YouTube पर आपको वैसे ही फालतू में पढ़ा दिया गया है, आपको ये पढ़ा दिया है। उन सबको मैं चुनौती देता हूं कि आप अपनी किसी भी कोचिंग संस्थान में जहां आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, अपने कोचिंग नोट्स पुराने खोल लीजिए। ठीक, नए का तो मैं पूरा विश्वास दिला दूंगा, लेकिन पुराने जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि यहां से पढ़ें, यहां से पढ़ें। आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास नहीं है तो पिछली क्लासों में मैंने जाकर के इंडियन ज्योग्राफी के कई सारे आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आप किसी एक टॉपिक को मेरे यहां से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और फिर आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तुलना कर लें, तो उन सबसे बेहतर तरीके के आपके नोट्स बनने वाले हैं। हमारे कंटेंट में बहुत ज्यादा दम है। पुनः आपको मैं याद दिला दूं, हमारा कंटेंट ही हमारा क्या है, सबसे बड़ी तोप है। आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, हमारे कंटेंट के बिना हम कुछ नहीं है, हमारे फेंकने से कुछ नहीं होगा। आप हमारे कंटेंट पर विश्वास कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल के क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैंने आपको जितने भी इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक करा दिए हैं, उनकी मैंने प्लेलिस्ट आपको बनवा दी है ताकि ढूंढने में आपको समस्या नहीं हो। अब उस प्लेलिस्ट में आप क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक चूज करेंगे और जो आपको समझना है, ठीक, उस टॉपिक को लगातार पूरे टॉपिक के जितने पार्ट हैं वो सारे पार्ट आप पढ़ेंगे और आप ढंग से उनको सारे क्लास को लीजिएगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। 2024 की जितनी भी एग्जाम आज तक हो चुकी हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें मर्ज कर दिए हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने इसमें डाल दिया है और जितने भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो सारी बुक्स का निचोड़ इसमें है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। चित्रात्मक ज्योग्राफी समझाई है, जिंदगी में आपने ऐसी ज्योग्राफी नहीं समझी होगी, मैं ये वादा करता हूं। मेरी बातों पर मत जाइएगा, पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, किसी एक टॉपिक के अध्ययन कीजिए। किसी भी जो आपको लगे जो मैंने पढ़ा दिया है उनमें से आप देखेंगे, एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और फिर मेरा आप निष्कर्ष देंगे। फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे सर हमें क्लास पसंद आई है या नहीं आई है। मैं आपको 100 नहीं, पूरे बिल्कुल 101% आपको यह दावा करने वाला हूं, मेरा कोई भी एक टॉपिक आपने ढंग से पढ़ लिया तो सारी ज्योग्राफी आप यहीं से पढ़ने वाले हैं, ये मेरा दावा है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आपको एकदम सटीक कंटेंट दिया जाता है, अपडेट कंटेंट दिया जाता है। एक भी शब्द यदि कहीं मर्ज हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है किसी भी स्टेट में, तो बिल्कुल उसे टॉपिक के साथ मर्ज करके आपको बताया गया है। यदि मानवीय स्वभाव है, मेरे मुंह से यदि कुछ निकल गया, कुछ गलत निकल गया भैया, तो आपको अगली क्लासेज में यह सूचित किया जाएगा कि उस समय भैया मेरे से ये लाइन में गलत मिस्टेक्स मुंह से निकल गया था। हालांकि ऐसा 1-2 बार हो जाता है, हर टीचर से हो जाता है, मानवीय स्वभाव है, तो उसे अगली क्लास में आपको बिल्कुल सुधरवा दिया जाएगा। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक, तो हमें भी उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। उन सभी विद्यार्थी जो मुझे लगातार सुनते आ रहे हैं, बस कई सारे विद्यार्थी मुझे लगातार पहली क्लास से देख रहे हैं, उनका तो मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक, तो नए विद्यार्थियों का भी हार्दिक स्वागत है। वो भी लगातार अपने नोट्स बनाते जाएं और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाएं। आप देखेंगे आप ज्योग्राफी के होने वाले हैं और ज्योग्राफी आपकी होने वाली है, तो बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। आप देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने भारत की झीलें देखी थी, जो हम विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक,
दूसरे नंबर पर मैंने आपको भारत की नदियां पढ़ाई हैं भैया। भारत की नदियों को बहुत डिटेल से चित्रात्मक कहां से नदियां चल रही हैं पूरे इंडियन मैप में बताया है, किस स्टेट से ये गुजर रही हैं, कहां पर टर्न ले रही हैं, कहां पर इन पर कौन सा बांध बना है, कौन सी इन पर परियोजना बनी हुई है। सारी परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए भैया हमने क्या किया है, किसकी इसकी सहायक नदी किस दिशा से कहां पर आके मिल रही है, और सहायक नदी भी कहां से उद्गम हुआ है, सारी चीजें मर्ज करके इस तरह से मैंने आपको नदियां पढ़ाई हैं। तो बहुत मजा आने वाला है यदि आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक, नदियां पढ़ ली है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बहुत ही विस्तार से ऊर्जा संसाधन बताया है। ऊर्जा संसाधन में ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, विभिन्न स्रोत कहां कहां से निकल रहे हैं, बिल्कुल मैप में उनकी हमने लोकेशन दी, ठीक। चौथे नंबर पर मैंने आपको भारत में खनिज बताया है, खनिज को भी कहां कहां, जरिया बोकारो गिडिया करणपुरा से कोयला निकलता है, राका घाटशिला से क्या निकलता है, तांबा निकलता है। इसके अलावा मैंने आपको कई सारी इतनी चीजें थी बिल्कुल रटा दी है, कंठस्थ रटा दी है। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर ये तो हमें जिंदगी में याद नहीं हुई, जिसने हमारा टॉपिक पढ़ लिया है उसका मैंने 50 बार रिवीजन कर दिया है, उस विद्यार्थियों से सपने में भी आप 12 बजे पूछेंगे तो वो किसी भी खनन की कोई से खान को बता देगा, ठीक। डोमियासियात कहाँ है, किस खनन के क्षेत्र है, मुझे बताइए डोमियासियात। तो ये इतनी बार मैंने आपको रिवीजन करा दिया है लगातार कि बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। इसके अलावा आप देखेंगे, ठीक। तो पांचवें नंबर पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी में जो आपको पढ़ाया है, भारत में कृषि को पढ़ाया है। और कृषि को तो भैया मैंने इतने विस्तार से आपको पढ़ाया है, आप देखेंगे प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, इनके क्या लाभ हुए, इनकी क्या हानि हुई है, भारत में विभिन्न क्रांतियां कौन कौन सी हैं, सारी क्रांतियां, नीली क्रांति क्या है, लाल क्रांति क्या है भैया, गुलाबी क्रांति क्या है, इसके अलावा गोल्डन क्रांति क्या है हमारी देखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको सारी बता दी, इंद्रधनुष क्रांति क्या है, इनकी हमने चर्चा कर ली थी, बहुत सारी क्रांतियां थी। इसके अलावा हमने क्या चर्चा की है भैया, इसके अलावा हमने प्रत्येक भारत के भाग में इनको किन किन नाम से कृषि को जाना जाता है, जैसे कि झूमिंग है, झूमिंग इस स्थानांतरित कृषि को कहां बोला जाता है, स्थानांतरित कृषि को बालरा चमाता कहां बोला जाता है, इसे पूनम कहां बोला जाता है, इस स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहां बोला जाता है, इस स्थानांतरित कृषि को दहिया बेबार कहां बोला जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको सम्मिलित करके पढ़ा दी। तो कृषि तो मैंने इतने विस्तार से पढ़ाई है, सारे टॉपिक इतने विस्तार से पढ़ाए हैं कि यदि आपने कोई भी एक टॉपिक ढंग से पढ़ लिया तो आप जान जाएंगे कि हमारे कंटेंट में कितनी दम है। इसके अलावा मैंने आपको भारत का भौतिक विभाजन शुरू कर दिया था। भारत के भौतिक विभाजन में बहुत विस्तार से कंप्लीट हिमालय पढ़ा दिया मैंने। पहला भाग 6 भागों में बांटा था, पहले भाग में हिमालय को कंप्लीट पढ़ दिया। दूसरे नंबर पर मैंने आपको प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा था वो कंप्लीट पढ़ा दिया। तीसरे नंबर पर मैदान थे, उत्तर भारत के मैदान, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। चौथे नंबर पर मैंने आपको तट पढ़ा दिए थे भैया, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, उन पर हमने जितने भी बंदरगाह थे उन बंदरगाहों की चर्चा कर ली थी। पांचवें नंबर पर मैं द्वीपों की चर्चा कर रहा हूं। द्वीपों की चर्चा में मैंने आपको अंडमान निकोबार करा दिया था। द्वीप कंप्लीट होने के बाद आप समझ लीजिएगा कि हमारा ये भौतिक विभाजन का पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। लगभग हमारी 92 से 93% तक हमारी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बहुत हर्ष की खुशी की बात है। तो आप सभी को पुनः आश्वस्त कर दो कि जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे और इस क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको देखिए इन जो द्वीप हैं इनको 2 भागों में बांटा था, एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप और एक हम पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को भी मैंने 2 भागों में बांटा था, एक तो तट के दूरवर्ती द्वीप हैं उनको, और मैंने एक तट के पास में जो निकटवर्ती हैं उनको। तो तट के दूरवर्ती में तो मैंने अंडमान निकोबार आता है जो कल की क्लास में चर्चा कर दी थी। आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो किसकी करने वाला हूं भैया, तट के निकटवर्ती द्वीप की, ठीक, तट के निकटवर्ती द्वीप की। यहां देख लेता हूं मैं। दूसरे नंबर पर मैं चर्चा करता हूं दूसरे नंबर पर मैं चर्चा करता हूं कि बंगाल की खाड़ी में तट के निकटवर्ती द्वीप, और तट के निकटवर्ती द्वीप कौन कौन से हैं भैया, और निकटवर्ती द्वीपों की मैं चर्चा कर लेता हूं तो वो चर्चा आप देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी के द्वीप हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी भैया। अभी आप इतनी चीज समझिएगा, ठीक है।
ठीक है, जिन विद्यार्थियों को साफ नजर नहीं आ रहा है उनसे निवेदन है अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा लें भैया, आपको एक एक चीज सारी चीजें यहां से क्लियर होने वाली हैं। अब मैं क्या करता हूं वो देखिए, मैं इंडियन ज्योग्राफी का ये मैप है, ये देखिए, इस मैप का मैं क्या करता हूं, विस्तार कर देता हूं, इसको मैं बड़ा कर देता हूं भैया। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती द्वीप है। ठीक, ये मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं ताकि एक तरफ मैं मैप खोलूंगा एक तरफ ये खोलूंगा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती द्वीप है। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, ठीक, ये देखिए, यहां देखेंगे आप, और देखिए और ऊपर खिसका देता हूं क्योंकि मुझे तो केवल द्वीपों से मतलब है, और मुझे ताकि आपको सारी चीज में एक एक चीज क्लियर बता सकूं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक, ये मेरा क्या है, उद्देश्य है, ताकि आपको सारी चीजें मैं क्लियर दिखा सकूं। ये देखिए, पिछली क्लास में मैं आपको क्या चर्चा कर चुका था वो आप देखेंगे तो आपको यहाँ से सारी चीजें साफ नजर आने वाली हैं भैया। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे तो सारी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल साफ नजर आने वाली हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में यह है हमारी बंगाल की खाड़ी, इस बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की चर्चा की थी, और इस बंगाल की खाड़ी में पिछली क्लास में मैंने आपको इस तट के दूरवर्ती क्षेत्र में या अंडमान निकोबार की चर्चा बहुत विस्तार से कर दी थी। ये देख लीजिए, अंडमान निकोबार में, अंडमान में मैंने 4 भाग पढ़ाए थे आपको, अंडमान में मैंने आपको 4 भाग पढ़ाए थे ये हैं, और निकोबार में मैंने आपको मुख्यतः 3 भाग पढ़ाए हैं। इसका मतलब ये अंडमान में निकोबार है, ये तट के इस बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, तट के दूरवर्ती क्षेत्र में पिछले क्लास में पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया था। अब मैं इस तट के निकटवर्ती कौन कौन से द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में उनकी चर्चा आज की क्लास में कर देता हूं, वो आप जरा समझिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं, यह है हमारा पश्चिमी तट और यह है भैया हमारा पूर्वी तट, वो है हमारी बंगाल की खाड़ी और ये है हमारा अरब सागर। इतनी सी मोटे मोटे तौर पर आप बात याद रखेंगे तो आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आने वाली है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये देखते जाइए, यहां पर 2 द्वीप हैं, ये हमारा पश्चिम बंगाल है और ये है उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में यहां 2 द्वीप हैं, एक तो न्यू मूर द्वीप है, क्या नाम है, न्यू मूर द्वीप, ये तो है न्यू मूर द्वीप, और एक है यहीं पर इसी के पास में है सागर द्वीप, इसका नाम क्या है, ये है सागर द्वीप। देखिए, ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल के पास में यहां से हम देखते हैं, पश्चिम बंगाल में यहां पर गंगा की एक सहायक नदी आती है, कौन सी है, हुगली, गंगा की सहायक नदी हुगली है। जिस विद्यार्थी ने नदियां नहीं पढ़ी हैं, मैंने बहुत विस्तार से एक एक नदी डिटेल में पढ़ाई है, जाकर के नदियां पढ़ लें भैया, हमेशा के लिए समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। मैंने आपको बताया है हुगली नदी आ गई है। अब हुगली नदी आ गई है तो इसके डेल्टाई क्षेत्र में 2 द्वीप बन गए हैं जो कि हमारे पश्चिम बंगाल के पास में पड़ते हैं और इधर बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच में आ जाते हैं न्यू मूर द्वीप, एक का नाम है न्यू मूर द्वीप और दूसरा है भैया सागर द्वीप। लेकिन विवादास्पद स्थिति है, लेकिन इन दोनों की विवादास्पद स्थिति है। विवादास्पद क्यों है सर, विवाद क्यों है, जी हाँ, बांग्लादेश वाले कहते हैं कि ये दोनों द्वीप हमारे हैं और हम कहते हैं कि जाओ पागलो, ये तो हमारे द्वीप है। तो इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये कहां पर है, देखिए, ये न्यू मूर द्वीप और सागर द्वीप है, ये दोनों हमारे इस बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में तट के निकटवर्ती द्वीप है, ये हमारी द्वीप है। यहां पर आपको सारी चीजें ये समझ में आ गई है। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे ये दोनों द्वीप कंप्लीट हो गए हैं क्या, मुझे कमेंट करके बताएंगे ये दोनों चीजें आपके यहां से समझ में हो गई हैं या नहीं हुई हैं, आप मुझे इतना सा कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है भैया, इस मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अब आप देखेंगे
यहां पर हम देखेंगे ये उड़ीसा है, और उड़ीसा में यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है भुवनेश्वर। यहां पर क्या स्थान है? उड़ीसा में भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर के जस्ट पास में ही यहां पर एक द्वीप है भैया जिसका नाम है, इस तट पर उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में ही, जिसका नाम है भैया कलाम द्वीप है। जिसका नाम क्या है? इसका नाम, इस द्वीप का नाम है भैया कलाम द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है? कलाम द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। इसका एक और नाम आप याद रख सकते हैं, व्हीलर या कलाम द्वीप। व्हीलर या कलाम द्वीप है, इसके नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है? व्हीलर या कलाम द्वीप है जहां मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र यहां पर है। यहाँ पर क्या है? मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र। मिसाइल, यहां पर क्या है भैया? मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, बाद में बता दूंगा। और ये जो सागर द्वीप है, यहीं पर हमारा सागर, कौन सा? महासागर तीर्थ है, वो यहीं पर स्थित है। यहाँ पर जो व्हीलर या कलाम द्वीप है, यहीं पर हमारा कलाम मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, जहां पर अब्दुल कलाम ने भैया काफी समय यहाँ पर गुजारा था। इसके अलावा आप देख लेंगे, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है, मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। श्रीहरिकोटा द्वीप, देखिए यह है हमारा आंध्र प्रदेश, यह है तमिलनाडु, यह है पुलकट झील, और पुलकट झील के पास में ही है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप, और इस श्रीहरिकोटा द्वीप से ही यहीं पर ही हमने क्या है, हमारा सतीश अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से हम मिसाइल दागते हैं, और यहीं से हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। आपको याद होगा बिल्कुल। ये कहां स्थित है? ये है हमारा आंध्र प्रदेश, यह है तमिलनाडु, यहीं पर मैंने आपको पुलकट झील बताई थी ये, और इसके जस्ट पास में ही, पुलकट झील के पास में ही ये श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मैंने आपको 4 द्वीप बता दिए हैं, न्यू म्यूर द्वीप, सागर द्वीप, एक व्हीलर या कलाम द्वीप, और एक मैंने आपको बता दिया है श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसकी भी मैंने आपको चर्चा कर दी है, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे, ये हमारा है अंडमान, सॉरी ये है हमारा तमिलनाडु, ये है हमारे क्या है, बंगाल की खाड़ी, और यहीं पर ये एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। इसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी है। और इस मन्नार की खाड़ी में मैं बता दूं आपको भैया, तो मन्नार की खाड़ी ये है, देखिए। जिस विद्यार्थी को साफ नहीं दिख रहा है, पुनः निवेदन है अपने वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा ले, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें देखते हैं मन्नार की खाड़ी में, तो भैया इस मन्नार की खाड़ी में यहां पर भारत की तरफ एक द्वीप है जिसका नाम है पम्मन द्वीप है। क्या है? पम्मन द्वीप है। यहीं से समुद्र सेतु परियोजना है वो प्रारंभ मानी गई थी। और लास्ट में हम देखेंगे यहीं पर श्रीलंका की तरफ एक द्वीप है भैया, बिल्कुल, इसका नाम है कच्छातीवु द्वीप। तो कच्छातीवु द्वीप है, ये द्वीप है। ये हमें यदि याद है तो इस बंगाल की खाड़ी के जितने द्वीप हैं, दूरवर्ती में तो ये हमने अंडमान निकोबार देख लिए, निकटवर्ती में न्यू म्यूर द्वीप, सागर द्वीप, व्हीलर या कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पम्मन द्वीप और कच्छातीवु द्वीप यदि आपने पढ़ लिए हैं तो आप देखिए आपको बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, सारी चीजें भैया यहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी। घबराए नहीं। जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस लेने के बाद छोड़िए। आपको सारी चीजें याद होंगी, नहीं होंगी तो मुझे याद करने की आप जिम्मेदारी दीजिए, मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए दोबारा सुनिए, यह है हमारा पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताई थी गंगा नदी है, वो बांग्लादेश में जाती है, लेकिन एक शाखा मैंने नदियों में आपको बता दी थी, एक शाखा इस गंगा नदी की नीचे उतर जाती है इस बांग्लादेश में, और यहां आती है जिसका नाम हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। यह हुगली नदी गंगा नदी का ही एक भाग है, उसी की एक शाखा है। जब ये यहां आती है तो डेल्टाई क्षेत्र में एक द्वीप बन जाता है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। ये न्यू मूर द्वीप कहां है? पश्चिम बंगाल के निकट है। आगे देखेंगे इस पश्चिम बंगाल के निकट एक और इस गंगा के डेल्टा क्षेत्र में ही बन जाता है जिसका नाम है सागर द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? सागर द्वीप बन जाता है। और हम देखते हैं भैया इस सागर द्वीप के पास में ही गंगा सागर है। लोग गंगा सागर नहाने के लिए जाते हैं, नहीं जाते बताइए? गंगा सागर जो हमारा तीर्थ है, जहां पर लोग गंगा सागर में जाते हैं स्नान करने के लिए, वो तीर्थ हमारा कहां है? बिल्कुल इस सागर द्वीप पर ही स्थित है,
जो जिसे हम गंगा सागर तीर्थ के नाम से जानते हैं। लोग घूमने जाते हैं, इस सागर द्वीप पर ही घूमने के लिए जाते हैं। न्यू मूर द्वीप और सागर द्वीप दोनों भारत और ये बांग्लादेश के बीच विवादास्पद स्थिति में है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नीचे में चलता हूं, ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य में ये है हमारा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। और इस भुवनेश्वर के जस्ट पास में तट पर बाहर की ओर हम देखते हैं तो एक व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया है, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया है। अब्दुल कलाम कौन थे, आप सबको पता है। कौन है अब्दुल कलाम, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब्दुल कलाम जी हैं, उनका जीवन है भैया, वो अधिकांश जीवन इस व्हीलर द्वीप पर ही गुजरा है, जिसका नाम हमने कलाम द्वीप रखा है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने क्या किया है भैया, काफी समय तक यहाँ पर उन्होंने इस द्वीप पर गुजारा है। क्यों गुजारा है, क्योंकि कलाम जी ने यहाँ पर बहुत सारा अध्ययन किया है। न केवल अध्ययन किया है, अपितु उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है, जिसका नाम है माई जर्नी। क्या है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी माई जर्नी, जो इस व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप पर रह करके ही लिखी थी। अब आप सोचिए, इस द्वीप पर इतना समय यदि कलाम जी ने गुजारा है भैया, तो हम देखेंगे यदि कलाम जी ने इतना समय गुजारा है तो इसका नाम कलाम द्वीप रखने में क्या नुकसान है, बताइए। इसलिए इसका नाम व्हीलर द्वीप का नाम कलाम द्वीप इसका नाम रख दिया है। क्या काम आता है ये द्वीप, मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र के रूप में काम आता है। मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र के नाम से ये हमारे रूप में काम आता है। जब भी हमको मिसाइल के रूप में कोई प्रयोग करना होता है तो इस व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप को ही हम यूज करते हैं। इसी कारण आप जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है अब्दुल कलाम को। ठीक, इसके अलावा मैं बात करता हूं नीचे, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है। इन दोनों के बॉर्डर पर मैंने आपको झीलों में बताई थी, पुलिकट झील, मुझे बताइए पुलिकट झील है। यहीं पर मैंने एक NH4 बताया था, कमेंट करके बता दीजिए जिसका नाम क्या है। काकीनाडा टू मरक्कानम तो नहीं है, बताइए मुझे। बिल्कुल सारी चीजें लिंक कर रहा हूं। देखिए मैंने आपको पाइपलाइन परिवहन भी पढ़ा दिया है, यहीं पर झील वाला लिंक क्लियर कर दिया है। पुलिकट झील, मुझे बताइए पुलिकट झील में कहां से पानी आता है, ये बताइए। दोनों वो कौन सी नदियां हैं, मैंने विस्तार से पढ़ाया था, जिनके बीच बाढ़ संतुलन का कार्य ये करती है पुलिकट झील, बताइए। इसी के जस्ट पास में इस बंगाल की खाड़ी के इस पुलिकट झील या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बिल्कुल इस बॉर्डर वाले हिस्से के बिल्कुल इस बंगाल की खाड़ी की तरफ ये जो द्वीप है, जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप है। और श्री हरिकोटा द्वीप से हम क्या करते हैं भैया, हम इस श्री हरिकोटा द्वीप से क्या किया है, अभी हमने हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। मुझे बताइए, चंद्रयान 3 को किया है, यानी ये हमारे जो उपग्रह होते हैं, इन उपग्रह को कहां से हम क्या करते हैं, यहीं से संचालित करते हैं। सारे जितने भी उपग्रह होते हैं श्री हरिकोटा द्वीप से ही उनको नियंत्रित करते हैं भैया। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है हमने कहां स्थापित कर रखा है, इस श्री हरिकोटा द्वीप में ही स्थापित कर रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारी मन्नार की खाड़ी, इसका दोबारा चित्र बनाऊंगा और बड़ा। इस मन्नार की खाड़ी में भारत की तरफ सबसे पहला द्वीप है पम्बन द्वीप है, जहां से हमने समुद्र सेतु परियोजना की शुरुआत की थी। और सबसे अंतिम यदि श्रीलंका के पास कहूं या भारत से सबसे दूरी पर कहूं तो एक कच्छातीपी द्वीप है। यहाँ पे यहाँ ऐसा कीजिए, यहाँ से पम्बन है, पानी पीजिए और यहाँ कच्छा धोकर के सुखा दीजिए। ठीक है, तो पम्बन द्वीप और कच्छातीपी द्वीप है, ये क्या है, अंतिम भाग है। किसका भाग है भैया, समुद्र सेतु परियोजना का अंतिम भाग है। यानी इन दोनों से यहां से लेकर के यहां तक भारत में समुद्र सेतु परियोजना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था अभी आपको स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन ये जो योजना है क्यों असफल हुई, इसके पीछे क्या कारण था वो भी आपको समझा दूंगा। उससे पहले एक एक इसकी चर्चा कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती द्वीप हैं, इनमें मैंने आपको ये चित्र बना दिया है। यदि आज तक किसी इतिहास में या किसी आपने कोचिंग से ऐसे पढ़ा है तो आप जाके देख लीजिए। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं विद्यार्थियों, आपको एक एक चीज इस मैप में बताई है, ये मैप ऐसे रहेगा, आप मैप भरिए। एक एक की डिटेल से चर्चा करूंगा, कौन कौन सी बातें पूछी गई हैं वो लिखूंगा, कौन कौन सी आगामी समय में आने वाली जो भी बातें हैं वो सारे लिखूंगा। इसलिए खटाक से सारे मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, छोटे हो या बड़े हो, सबको शेयर कर दीजिए भैया, ताकि आप सभी मुझे एक थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकें और मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। ठीक है, मैं चर्चा करता हूं न्यू मूर और सागर द्वीप की। ठीक है, न्यू मूर और सागर द्वीप, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं
न्यूमूर द्वीप। अब आप देखिए, ये न्यूमूर द्वीप है, ये हुगली हुगली नदी है, इसके डेल्टा क्षेत्र या गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में है और भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और सॉरी, भारत बांग्लादेश देश की सीमा पर स्थित है और इनके मध्य ये विवादित स्थिति में है। तो ये कहां है? यह है गंगा, या इसे क्या कह देंगे हम, गंगा नदी को ही हम क्या बोल देंगे, हुगली। गंगा या हुगली नदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। डेल्टाई क्षेत्र में क्या है भैया? ठीक है, यह है न्यूमूर द्वीप, यह है भारत व बांग्लादेश के मध्य, यह भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित है। ठीक, इतना सा आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूं सागर द्वीप की। ठीक, सागर द्वीप। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं भैया सागर द्वीप। तो यह भी कहां है? पश्चिम बंगाल के निकट स्थित है। यह भी पश्चिम बंगाल के निकट है। पहली बात तो गंगा नदी पर यह स्थित है, गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में है। ठीक, गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है और भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित तथा भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित है। यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवादित है भैया, वो ये सागर द्वीप है। और इस सागर द्वीप पर एक और बात मैंने आपको बताई थी, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गंगा सागर, वो यहीं पर स्थित है। ठीक, नोट करके इस बात को आप लिख सकते हैं। नोट करके भैया इस बात को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कौन सी बात को लिख सकते हैं वो आप देख लीजिए, नोट करके यहाँ पर लिख दीजिए। यहीं पर भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल, और भारत का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है भैया? गंगा सागर स्थित है। क्या स्थित है? गंगा सागर स्थित है। गंगा सागर स्थित है। अब आपको समझ गए, आप समझ गए होंगे कि गंगा सागर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं बताइए? बिना ज्योग्राफी के आप इतनी सारी चीजें समझ सकते हैं कि आप मुझे बताइए कमेंट करके। कोई आपसे पूछ ले, आप पूछ के देखना अपने आस पड़ोस के लोगों से, आप पूछना गंगा सागर घूमने गए हो भैया, गंगा सागर है कहाँ बताइए मुझे, किस राज्य में है? हवा निकलने वाली है। क्यों? बिना ज्योग्राफी के आप किसी भी तीर्थ को, किसी भी स्थान को समझ ही नहीं पाओगे। तो ज्योग्राफी का ज्ञान तो न केवल पढ़ाई के उद्देश्य अपितु आपको कहाँ किस स्थिति कहां पर है सब कुछ जानने के लिए आपको ज्योग्राफी आना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे सागर जो द्वीप है भैया, यहीं पर भारत का सबसे प्रमुख जो तीर्थ स्थल है वो गंगा सागर है, इस सागर द्वीप में स्थित है। ये आप याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं व्हीलर या कलाम द्वीप की, तीसरे नंबर पर है। ठीक, ऐड कर दी है। और तीसरे नंबर पर मैं चर्चा कर लेता हूं भैया व्हीलर या कलाम द्वीप। व्हीलर या कलाम द्वीप की मैंने बताई है कि ओडिशा राज्य में भुवनेश्वर के निकट स्थित है। ठीक, सबसे पहली बात यही लिख देता हूं, ओडिशा राज्य में भुवनेश्वर के निकट तट पर यह स्थित द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर या
कलाम द्वीप। ठीक है भैया, इसके बाद में लिखता हूं, ठीक है, तो इस बात का लिखने का तो यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पर अधिकतम समय गुजारा है कलाम जी ने, इस बात को मैं यहाँ पर स्किप करता हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो काम की बात है मैं यहीं पर लिखता हूं कि इन्होंने माई जर्नी है वो लिखी है। ठीक है, यही कलाम ने अपनी जीवनी, और अपनी जीवनी कौन सी है, माई जर्नी। ठीक, माई जर्नी पुस्तक लिखी। ठीक, यहीं पर इन्होंने क्या किया है, माई जर्नी एक पुस्तक है भैया, कलाम जी ने उस पुस्तक को लिखा है, तो इसी द्वीप पर लिखा है, यह बात भी आप याद रख लीजिए। इसके अलावा कौन सी बात याद रखनी है कि यहीं पर हम देखते हैं मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है इस द्वीप से। ठीक, यहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण, यहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक भैया, यानी यहां से जो मिसाइल हैं वो छोड़ी जाती हैं। इसके अलावा कहां से छोड़ी जाती हैं, यहां पर एक पृथ्वी पॉइंट बनाया हुआ है, आप ये भी याद रखिए, यहां पर पृथ्वी पॉइंट स्थित है। ठीक, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पर पृथ्वी पॉइंट है, पृथ्वी पॉइंट। ठीक, तो पृथ्वी पॉइंट है यहीं पर, यहीं से क्या किया जाता है, इन मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप है, यहीं से भैया इनका प्रक्षेपण किया जाता है। चौथे नंबर पर श्री हरिकोटा द्वीप है, इसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं श्री हरिकोटा द्वीप, चौथे नंबर पर है हमारा द्वीप जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। और ये श्री हरिकोटा द्वीप की यदि मैं जो चर्चा करता हूं भैया, वो देख लीजिए आप, इसकी चर्चा कैसे करता हूं ये समझिए आप। तो श्री हरिकोटा द्वीप की मैं बात कर लेता हूं, यह है कहां स्थित है, यह है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के मध्य सीमा के निकट पुलिकट झील, पुलिकट झील के पास स्थित है। ठीक, अब इसमें पुलिकट झील को भी मैंने मर्ज कर दिया है, राज्य को भी मर्ज कर दिया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इनके मध्य में स्थित है। इसके अलावा मैंने कौन सी बात है, इस श्री हरिकोटा द्वीप से यहां सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ठीक, यहां सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, केंद्र स्थित है, जहां से हाल ही में किसका, चंद्रयान 3, हमने चंद्रयान 3 भेजा था या नहीं भेजा था, आप मुझे बताइए। हमने चंद्रयान 3 क्या किया है भैया, लॉन्च किया था। तो चंद्रयान 3 जो हमने लॉन्च किया था वो यहीं से किया था, श्री हरिकोटा द्वीप है भैया, यहीं से हमने चंद्रयान 3 है इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं पम्बन द्वीप की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, पम्बन द्वीप है इसकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक, पम्बन द्वीप 5वें नंबर पे बात कर लेता हूं, पम्बन द्वीप 5वें नंबर पर है भैया, पम्बन द्वीप। इस पम्बन द्वीप पर मैं बात कर लेता हूं, तो ये पम्बन द्वीप है, ये तमिलनाडु के निकट स्थित,
ठीक, तमिलनाडु के निकट स्थित है सबसे पहले तो। दूसरा मैं बात करता हूं राम सेतु का ये प्रारंभिक भाग है, यानी यहीं से राम सेतु प्रारंभ हुआ था। राम जी ने, हम देखते हैं श्रीलंका जाने के लिए पानी का, ऐसा कहा जाता है कि पत्थर वानर सेना ने फेंके हैं और वो पानी के ऊपर तैरे हैं, उनसे एक सेतु का निर्माण हुआ था जिसे राम सेतु कहते हैं। तो राम सेतु जो प्रारंभ होता है इस पम्बन सेतु से, इस पम्बन द्वीप से ही प्रारंभ होता है। तो राम सेतु का प्रारंभिक भाग, ये प्रारंभिक भाग कौन सा है भैया, ये पम्बन द्वीप ही है। इसके अलावा यहीं पर मैं देखता हूं, तो यहीं पर मैं देखता हूं रामेश्वरम जो हमारा धाम है इस पम्बन द्वीप पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस समुद्र को लांघने से पहले, इस ब्रिज को पार करने से पहले या राम सेतु को पार करने से पहले श्री राम जी ने क्या किया था, आज समुद्र के मिट्टी के जो तट पर, समुद्र के तट पर जो मिट्टी थी भैया, उस मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया है, बाबा भोले की आराधना की है और ऐसा कहा है कि हे भोले बाबा, हम सफलता पूर्वक क्या करें, लंका के लिए जाएं और माता सीता को छुड़वाएं और जितने भी राक्षस हैं उन सब का क्या करें, विध्वंस करें। इसी मनोकामना के साथ उन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण किया था और शिवलिंग की पूजा पाठ की थी, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, हम एक पवित्र धाम रामेश्वरम धाम के नाम से जानते हैं। और वो रामेश्वरम धाम कहीं और नहीं है, इस पम्बन द्वीप पर स्थित है। राम सेतु यहीं से इसका प्रारंभिक भाग माना जाता है। ठीक, तो यहीं पर, यहीं लिख देता हूं यानी इस पम्बन द्वीप पर, यहीं पर भारत का पवित्र धाम, और पवित्र धाम कौन सा है, रामेश्वरम। रामेश्वरम स्थित है, यानी रामेश्वरम है भैया। वो रामेश्वरम कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो इस पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम है भैया, वो स्थित है। ये बात है आपको, ये भी इस पम्बन द्वीप के बारे में याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं कच्छातीवी द्वीप, कच्छातीवु, इसकी भी मैं चर्चा कर लेता हूं, कच्छातीवु द्वीप। फिर इनका मैं मैप बना के समझाऊंगा इन दोनों को, पम्बन और कच्छातीवी को, ताकि आपको सारी चीजें यहां से समझ में आ जाए। ठीक, पम्बन द्वीप हो गया है। 6वें नंबर पर मैं लिख देता हूं कच्छातीवु द्वीप। और कच्छातीवु द्वीप में मैं लिख सकता हूं, ठीक, ये कच्छातीवु द्वीप है, मैं लिख सकता हूं ये तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ठीक है, वो भी तमिलनाडु में था, ये भी भारत व श्रीलंका के मध्य कह लीजिए, मन्नार की खाड़ी में कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए, भारत व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में ये स्थित है। वैसे भारत का नहीं है, मूलतः श्रीलंका का है। ठीक है, लेकिन विवादित स्थिति है। ठीक, फिर भी ये विवादित स्थिति है, तो ये भारत व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित, तो ये मन्नार की खाड़ी है भैया, इस मन्नार की खाड़ी में स्थित है तथा दोनों के मध्य विवादित है, दोनों के मध्य विवादित। अब दोनों देश कौन से हो गए, भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है भैया, ये विवादित है। अब आप देखिए विवादित है, कहां है पम्बन द्वीप और कहां है कच्छातीवु द्वीप, इन दोनों को आप समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक चित्र समझाता हूं, वो आप समझेंगे। ठीक है, कच्चा चित्र बनाता हूं, फिर आपको एक मैप बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीज समझ में आने वाली है। आप देखेंगे भैया, ये मैंने आपको भारत बना दिया है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, भारत का निचला वाला हिस्सा बना दिया है, और यहीं पर मैंने आपको बना दिया है, यहीं से हम देखते हैं कि एक हमारा देश श्रीलंका है। ठीक, तो ये भारत है और ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है भैया, यहीं पर ये एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी, ये है हमारी मन्नार की खाड़ी। अब इस मन्नार की खाड़ी में क्या होता है, सबसे पहले श्री राम जी ने जब यहाँ पर द्वीप बनाया है भैया,
तो यहाँ पर कई सारे द्वीप हैं। सबसे पहला द्वीप है जिसका नाम है पम्बन द्वीप, जिसका नाम क्या है, पम्बन द्वीप, जो भारत के सबसे मन्नार की खाड़ी में सबसे निकट भारत के पास में जो द्वीप है पम्बन द्वीप। ऐसे कई सारे द्वीप हैं, ऐसे द्वीप हैं, इन द्वीपों के बीच में ही पत्थर जोड़ करके श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण कर दिया था। ये राम सेतु है। और यहाँ पर लास्ट में जो श्रीलंका के पास में है ये है कच्छातिबू द्वीप, कच्छातिबू द्वीप। ठीक, अब आपको समझ में आई। और ये बीच में जो भाग है ये है राम सेतु का, यानी यहां से यहां तक जो भाग है ये तो ये राम सेतु है भैया, ऐसे याद रखिए आप, राम सेतु। अब आप समझ गए। इस राम सेतु का सबसे पहला द्वीप यदि पूछ लिया जाए तो कौन सा है, पम्बन द्वीप है। और इस राम सेतु का सबसे अंतिम द्वीप पूछ लिया जाए तो कच्छातिबू द्वीप है, ये आपको याद रखना है। अब राम जी यहां से गए, यहां से जाने के बाद सबसे पहले इस पम्बन द्वीप पर ही शिवलिंग बनाया है, भगवान शिव की आराधना की है। तो रामेश्वरम कहां पर धाम है, इस पम्बन द्वीप पर स्थित है। अब यहां पर भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 2003 में एक योजना चलाई थी जिसका नाम था भैया, क्या था उस योजना के क्या लाभ है, क्या दुष्परिणाम है, क्यों वो योजना आखिर असफल क्यों हुई है। देखिए, राम सेतु परियोजना, एक परियोजना बता देता हूं, राम सेतु परियोजना, यहां ये चीज आप समझ गए। अब आप देखिए राम सेतु परियोजना, समझ लीजिए, राम सेतु परियोजना। ठीक, राम सेतु परियोजना में क्या देखा गया था, यह राम सेतु परियोजना में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दो बंदरगाहें पढ़ाए हैं, आप याद कीजिए, थोड़ा सा विवेक आपके अंदर है तो आप लगाइए। यहां पर मैंने आपको बताया था चेन्नई बंदरगाह, और यहां पर था कौन सा था बताइए, मैंगलोर बंदरगाह था। एक चेन्नई बंदरगाह है, एक मैंगलोर बंदरगाह है। अब यहां से जहाज को जाना पड़ता था भैया, तो यहां से यूं घूम के श्रीलंका को घूम के यहां तक भारत में आना होता था। ठीक, तो भारत सरकार ने, दोबारा समझिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, आखिर सरकार ने ये योजना कैसे चलाई है, क्या है योजना। यानी यहां से जाकर के यदि कोई यहां से यहां तक अपन को कोई जहाज के द्वारा सामान भेजना है तो यहां से श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाइए, चक्कर लगाने के बाद यहां से घूम के आप यहां तक आइए। तो भारत सरकार ने सोचा क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए भैया, इस योजना के तहत इस भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो द्वीप है, पम्बन द्वीप को रख लो, कच्छातिबू द्वीप को रख लो, और बीच वाले इन द्वीपों को तोड़ दो ताकि यहां से जहाज को गुजार दिया जाए इधर, और इधर से माल सप्लाई कर दिया जाए इधर। सरकार ने कहा बहुत अच्छी योजना है, सरकार ने कहा बहुत अच्छी योजना है, ऐसा करो क्यों ना इसका नाम राम सेतु परियोजना रख दीजिए, या सेतु समुद्रम परियोजना रख दीजिए, सेतु समुद्रम परियोजना इसका नाम रख दीजिए। ठीक, सेतु समुद्रम परियोजना रख दीजिए। ठीक है भाई, नाम रख देंगे हम सेतु समुद्रम परियोजना। और बताइए आप, बोल ठीक सर कुछ नहीं, आप नाम तो रखो सबसे पहले। ठीक है भाई, ये लो सेतु समुद्रम। अब सेतु समुद्रम परियोजना कब चलाई, 2003 में चला दी, ऐसे रख लीजिए आप। ठीक है भैया, 2003 में प्रारंभ। और कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इस सरकार ने योजना को प्रारंभ किया। लेकिन योजना क्या हुई ये योजना असफल हुई, या 167 किलोमीटर लंबी थी। आप ऐसे याद रखिए, ये योजना कितनी लंबी थी, 167 किलोमीटर लंबी थी। और योजना क्या हुई, योजना असफल हुई। क्यों हुई वो सबसे पहले आप देखेंगे। ये योजना है, ये असफल हुई है। आखिर ये योजना असफल क्यों हुई है, इसके पीछे कारण आप समझिएगा, वो आप देखते जाइए। सबसे पहले ये देखिए। ठीक, तो सेतु समुद्रम परियोजना यदि पूछ ली जाए, करंट का मुद्दा यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित विवाद चलते रहते हैं, सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहती है, तो एग्जामिनर का दिमाग है, कहीं से घूम सकता है, वो पूछ सकता है कि सेतु समुद्रम परियोजना कहां से कहां तक है, तो भारत व श्रीलंका को जोड़ती है। ठीक, या भारत व श्रीलंका के बीच में जहाजों के निकासी के लिए यह योजना बनाई है, 2003 में शुरू की गई। लंबाई यदि पूछ ली जाए तो 167 किलोमीटर, और योजना असफल हुई है। इसको मैं समझाने के लिए आपको 3 चित्र आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको यहाँ से सारी चीजें हैं भैया वो क्लियर नजर आ जाएं, और नजर आते ही आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आने वाली हैं।
जरा इधर देख लीजिए, मेरा काम है ज्योग्राफी को सरल करना, फिर भी आपको साफ नहीं दिखता है। आप ये नहीं चाहते हैं कि हमारा ज्योग्राफी का चैनल है वो आपकी मदद करे, तो आपको फिर कोई ऑप्शन नहीं है, दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। तो पुनः उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उन सभी से यह आग्रह करता हूं भैया कि इस चैनल को क्या करें अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, खटाक से शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी इस श्रृंखला को लगातार आगे की ओर लेकर के चलें। ठीक, ये देखिए मैंने आपको ये चित्र बता दिया है, इधर देखेंगे ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, इनमें मैंने कई सारे द्वीप बताए थे, यहाँ रामेश्वरम आइसलैंड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा ये धनुषकोडी है, इसके अलावा यहां से हम देखेंगे, यहां से जहाजों को हमने बीच से निकाला है, तो इन बीच के द्वीपों को हमने तोड़ा है। भारत सरकार ने कहा है इन द्वीपों को, बीच वालों को हटा दीजिए, बिल्कुल पम्बन को रहने दीजिए, कथा द्वीपों को रहने दीजिए, और यहाँ से बीच से जहाजों को निकालिए। लेकिन विरोध किया श्रीलंका वालों ने, और विदेश में भी उसको कई सारा सहायता मिली है। इसके कारण क्या हुआ है, ये योजना बीच में ही रोक दी गई, असफल योजना रही है, हम सफलतापूर्वक योजना का संचालन नहीं कर पाए। जहाजों को घूम करके ऐसे आते थे विदेशों में। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे यहां से यहां तक विश्व में सर्वाधिक माल का परिवहन होता है, सर्वाधिक व्यस्त रास्ता कौन सा है, कहां से है, सारे क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में क्लियर करूंगा। अभी आप याद रखिए, हमने कोशिश की थी कि यहाँ से जहाज निकाले, लेकिन ये जहाज नहीं निकल पाए हैं। इसके क्या रीजन है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो उसके संदर्भ के लिए मैंने छोड़ रखे हैं, वहां बहुत डिटेल से इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अभी आप केवल इतना सा समझिए कि ये सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो इससे रिलेटेड थी। ठीक है, इसके अलावा एक सारा चित्र जो आप देख सकते हैं वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कई सारे द्वीप हैं। मैंने ये चित्र क्यों लिया है, ये चित्र इसलिए लिया है क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे, ये देखो ये भारत वाला हिस्सा है, ये श्रीलंका वाला हिस्सा है। यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये कई सारे द्वीप हैं, देखिए ये कई सारे द्वीप हैं, ये कई सारे द्वीप बीच में स्थित हैं। और ऐसे हम देखते हैं इन सारे द्वीपों को, बीच वालों को हमने क्या किया है, इस योजना के तहत हमने ये योजना किया है, ये प्लान किया है, क्यों ना इसको रहने दिया जाए शुरुआत के, और ये बीच बीच वालों को द्वीपों को हटा दिया जाए। इनको हटाने के बाद ताकि भूमि वाला हिस्सा नीचे हो जाए और जहाजों के नीचे वाले हिस्से से टच नहीं हो और जहाज आसानी से निकल आ जा सके, इसलिए ये योजना चलाई थी सेतु समुद्रम परियोजना 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। योजना बिल्कुल असफल हुई है और बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो बंगाल की खाड़ी के दूरवर्ती द्वीपों में अंडमान निकोबार सबसे पहले पढ़ा था, बिल्कुल भैया बहुत डिटेल से पढ़ दिया था, कंप्लीट हो गया था। और हमने तट के निकटवर्ती द्वीपों में जितने भी द्वीप थे, ये 4-5, ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इस हिसाब से यदि मैं मोटे मोटे तौर पर देखता हूं तो क्या देखता हूं, मोटे मोटे तौर पर भैया मैं देखूं, मैं यदि बात करूं आपके सामने, तो हम इधर चलते हैं सबसे पहले। और देखिए मैंने बंगाल की खाड़ी में इधर आपको अंडमान निकोबार पढ़ा दिया है, तट के दूरवर्ती में, तट के निकटवर्ती में मैंने आपको ये द्वीप पढ़ा दिए हैं। अब मैं आऊंगा अरब सागर में। इस अरब सागर में मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा तट के दूरवर्ती है, इस दूरवर्ती में मैं आपको लक्षद्वीप पढ़ा दूंगा, और तट के निकट जो द्वीप है इनकी भी चर्चा कर लूंगा। और 2 क्लासेज में हमारा ये जो भौतिक विभाजन वाला पोर्शन है ये कंप्लीट होने वाला है। इसलिए उन सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे केवल एक ही गुजारिश करता हूं, यदि जो विद्यार्थी मुझे लगातार देख रहे हैं, लगातार नोट्स बना रहे हैं, जिंदगी में किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो भी अपडेट हो रहे हैं, लगातार पिछले टॉपिक में जो भी अपडेट होगा सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से, कोई भी उसमें नई योजनाएं संचालित हो रही है, ठीक, इसके अलावा कहीं किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा है तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर ये बोल करके मर्ज कराने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी मेरे साथ लगातार बन रहे हैं, जो लगातार नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो बहुत फायदे और बहुत मुनाफे में रहने वाले हैं। आगामी समय में उनको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी ज्योग्राफी हम ढंग से पढ़ेंगे, इनकी मैराथन पढ़ेंगे। पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। तो हम लगातार, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे एग्जाम जब आ जाएंगी सर पे हमारे, तो उससे 1 महीने पहले इंडियन की इकोनॉमिक सर्वे, जो भी स्टेट है, राजस्थान है तो राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे है, उनमें जो डाटा है उन सबको मैं याद कराने की जिम्मेदारी आपकी लेता हूं।
बिल्कुल घबराइएगा मत। आप यदि साथ देंगे, समर्थन देंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारी क्लासेज को भैया हम कहाँ भेजने वाले हैं, इस क्लासेज को हम लगातार कंटिन्यू रखने वाले हैं। आप कहेंगे तो आपके लिए करंट की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। अच्छी अच्छी फैकल्टी हमारे साथ हैं। बस इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कल रात 8 बजे इंतजार कीजिएगा, सरल भूगोल चैनल पर फिर से क्लास आने वाली है और इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।